हेलो ऑल, नमस्कार। माय नेम इज़ डॉक्टर नीलिमा दास और मैं पेन प्रैक्टिस कर रही हूँ रायपुर में। आज मैं बात करूँगी माइग्रेन हेडेक के बारे में। तो माइग्रेन हेडेक होता क्यों है, उसका कारण और कॉजेज़ क्या है, उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, क्यों होता है और हमें और क्या करना चाहिए जिसके लिए हम माइग्रेन हेडेक का फ्रीक्वेंसीज को एटलीस्ट कम कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो माइग्रेन हेडेक है वो आम हेडेक से थोड़ा अलग है। आम हेडेक में क्या होता है, हेडेक होता है उतना सीवियर नहीं होता, हम काम पे भी जा सकते हैं। बट माइग्रेन हेडेक का अलग ही कैरेक्टर है। तो कैसे जाने कि माइग्रेन हेडेक है, आम हेडेक नहीं है। माइग्रेन हेडेक का स्पेशल कैरेक्टर होता है जो सर के आधे हिस्से में होता है और वो बहुत सीवियर होता है। पर हमेशा ये बात सच भी नहीं है कि आधे हिस्से में हो, यूनिलेटरल हो, कभी कभी बाइलेटरल भी हो सकता है। वो बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है, पर आमतौर पे सबसे कॉमन 90 to 95% केसेस में ये यूनिलैटरली होता है, मतलब सर के आधे हिस्से में होता है। और पेन का भी एक कैरेक्टर है। पेन जो होता है वो बहुत ही आ रहा है जा रहा है। हम मेडिकल टर्म में इसको थ्रॉबिंग और पल्सेटल बोलते हैं। ये माइग्रेन हेडेक का कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो हेडेक के साथ कुछ कुछ और भी सिम्टम्स है जो ये माइग्रेन हेडेक को दर्शाते हैं, जैसे कि उल्टी जैसा लगना, जिसको मेडिकल में हम नोजिया बोलते हैं, या वॉमिटिंग होना। और साथ में कि पेशेंट ये बोलते हैं मेरे कान में हेडेक होने से पहले कुछ शू सा आवाज़ आ रहा है, मेरे आँखों के आगे लाइट फ्लैशेस दिख रहा है। कभी कभी तो क्या होता है, पेशेंट बोलते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा है। ये भी सारा ऑरा बोलते हैं, जिसको विजुअल और ऑडिटरी ऑरा। कभी कभी सीवियर केसेस में और भी ज़्यादा समस्या, जैसे कि आधा हिस्सा फेस में सूनपन महसूस करना या मोटर वीकनेस आना, इवन पैरालिसिस भी हो सकता है। वो एकदम रेयर केस में होता है। ये सब है माइग्रेन के कैरेक्टर। अब आते हैं कि ये होता क्यों है। एक्चुअली जो माइग्रेन हेडेक है वो उतना कॉमन नहीं है। बाकी अदर और भी हेडेक है, जो टेंशन हेडेक वो कॉमन होता है, माइग्रेन हेडेक उतना भी कॉमन नहीं है। बट इसका जो रीज़न है वो मेनली जेनेटिक होता है। पर अब पेशेंट का सवाल ये होता है, मेरे मम्मी पापा दादा दादी को तो कभी माइग्रेन हेडेक नहीं था, तो मुझे क्यों हो रहा है। इस केस में बात ये है कि जब जेनेटिक एक्सपोजर हमारा है, बट साथ में जब एनवायरमेंटल फैक्टर उस पर काम करते हैं, वो उसको फिनोटाइपिक मतलब बाहरी इसको लाते हैं। हमारे मम्मी पापा भी है, बट वो प्रकट नहीं हुआ क्योंकि उसका जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर है वो नहीं था। वो एनवायरमेंटल एक्सपोजर क्या है, हो सकता है ऑक्यूपेशनल फैक्टर हो, साउंड, स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, और भी ड्रग्स का नशा करते हो, वो सब हो, और खाना पीना ठीक से नहीं कर रहे हैं, स्लीपिंग हैबिट अच्छा नहीं है, उन सब केसेस में ये हो सकता है। तो जेनेटिक प्लस एनवायरमेंटल एक्सपोजर होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इडियोपैथिक ही हो। इडियोपैथिक मतलब विदाउट एनी रीज़न, सिर्फ जेनेटिक कॉजेज़ के कारण हो। कभी कभी क्या है, जब पेशेंट आते हैं कि हमें अभी हो रहा है हेडेक, पहले तो कभी नहीं था, मुझे अभी 1-2 महीने से ऐसे हो रहा है। इस केस में इसको हम रेड फ्लैग साइन भी बोलते हैं। वो क्या होता है, रेड फ्लैग साइन में मतलब जो अभी से शुरू हुआ, पहले नहीं था, सालों से नहीं है, अभी हुआ, या पहले कम था अभी ज़्यादा हो रहा है। उन सब केसेस में जो डेफिनेटिव कारण भी हो सकता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, फिर एनोरिज्म, जो हमारे जो ब्लड वेसल है उसमें ट्यूमर जैसा एक्सटेंशन निकल आना, जिसको हम एनोरिज्म बोलते हैं, या ब्लड वेसल का सिक्योर जाना, स्पाज्म हो जाना, या एबी फिस्टुला, जो हमारे 2 टाइप के ब्लड वेसल होते हैं उसमें कनेक्शन होना। इन सब केसेस में भी ये अंडरलाइंग कॉजेज हो सकता है, या सर्वाइकल ट्यूमर, जिसके कारण भी हमारे ये सब हो सकता है। तो इसमें अब डायग्नोस कैसे करें। जैसे शुरुआती स्टेट में अगर अभी शुरुआत हुआ है तो हमें प्रॉपर इवैल्यूएशन की ज़रूरत है कि हो ना हो इसका कोई अंडरलाइंग कारण हो। तो शुरुआती स्टेजेस में हमें जैसे इन्वेस्टिगेशन के तहत हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए, हमें स्कैन भी करना चाहिए। जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम वो सब एडवाइस करने के बाद ही हम माइग्रेन डायग्नोसिस पे प्रॉपर पहुंचते हैं। अगर कोई अंडरलाइनिंग पैथोलॉजी कुछ है, हम उनको प्रॉपर जगह पे भेजते हैं। जैसे अगर कोई ट्यूमर हो तो सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। अगर कोई ये सब कोई कारण नहीं है, वास्कुलाइटिस भी एक कारण है जिसमें यंग एडल्ट में माइग्रेन हो सकता है, ये सब अगर नहीं है तो हम प्रॉपर इडियोपैथिक माइग्रेन की डायग्नोसिस पे आते हैं। डायग्नोसिस भी हो गया, उसके बाद उसका
ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? यस, मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। मेडिकल मैनेजमेंट, इंटरवेंशन, योगा, एक्सरसाइज एंड खान पान में भी सुधार एंड आपके जो हैबिट्स है, गुड हैबिट्स डेवलप करना, वो भी होता है। मैं वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं सब धीरे धीरे बताऊंगी। फर्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट दो टाइप के मेडिकल मैनेजमेंट होता है। एक होता है कि अभी हेडेक हुआ, उसको कैसे ठीक करें, उसके लिए वन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलता है, वो चलता रहेगा। फिर आता है कि प्रिवेंट कैसे करें। अब मान लीजिए पहले महीने में एक बार होता था, साल में 12 बार होता था या उससे कम होता था। उन सब केसेस में हम क्या करते हैं, सिर्फ जब होता है उसका हेडेक का मैनेजमेंट करते हैं। बट अगर वो चीज़ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आने लगे, जैसे एक ही महीने में 8 से 12 एपिसोड हो रहा है, तब भी हम मतलब सोचते हैं कि एक्यूट अभी हेडेक का भी ट्रीटमेंट करें और उसको फ्रीक्वेंसी को कम करने के मेडिसिन देते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव थेरेपी। तो दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है, एक्यूट मैनेजमेंट अलग एंड प्रिवेंटिव थेरेपी अलग। तो शुरुआती स्टेट में जब फ्रीक्वेंसी कम रहते हैं, एक्यूट मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल है। एंड जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता रहता है, हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन देना पड़ता है जिसमें फ्रीक्वेंसी कम हो एटलीस्ट। अब मान लीजिए पेशेंट कोई पेशेंट क्या करते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे डाइक्लोफेनिक ले लेते हैं, इबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ये सब मेडिकल शॉप में गए और ले लिया। इन सब केसेस में ये जो हेडेक का फ्रीक्वेंसी, उसका मेन ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, सिर्फ ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। इन सब केसेस में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज बढ़ता रहता है, क्योंकि वो लोग कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं ले रहे थे, प्रॉपर सलाह नहीं लिया डॉक्टर के, पेन फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट के। उन सब केसेस में ये कंडीशन वर्सन होता जाता है, वर्सन हो के क्रोनिक माइग्रेन हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट एवरीडे पेन में कन्वर्ट हो जाता है। उन सब सीवियर केसेस में क्या ऑप्शन है तब देखा जाए, या कभी कभी होता है पेशेंट प्रिवेंटिव मेडिसिन भी रेगुलर ले रहे, सालों साल लेते आ रहे, बट तब भी उनका फ्रीक्वेंसीज लगातार बढ़ता जा रहा है। उन सब केसेस में मेडिसिन से ब्रेक की ज़रूरत पड़ता है। फिर हमें आना पड़ता है इंटरवेंशन में। अब इंटरवेंशन भी तरह तरह के इंटरवेंशन है, मतलब एक दो इंटरवेंशन पॉसिबल है, जिसमें हम बोटॉक्स थेरेपी का भी सहारा ले सकते हैं या पेन किलर इंजेक्शन भी दे सकते हैं। ये है मोटा मोटा कि क्या है ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज एंड ट्रीटमेंट प्लान और माइग्रेन हेडेक। अब तक मैं ये बोल रही थी कि माइग्रेन हेडेक का कॉजेस, उसका मतलब ट्रीटमेंट, ये सब पार्ट पे बात कर रही थी। अब ट्रीटमेंट के अलावा और क्या सुधार ला सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी में, जिससे माइग्रेन हेडेक का फ्रीक्वेंसीज कम होता है, और ये वर्क करता है कि नहीं? डेफिनेटली ये वर्क करता है। कैसे? हमारे फूड हैबिट से माइग्रेन हेडेक बहुत मैटर करते हैं, जैसे कि बैड हैबिट, स्मोकिंग, अल्कोहल, टाइम से नहीं सोना, टाइम टू टाइम खाना नहीं खाना, इन सब से हमारे माइग्रेन फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाता है। तो आपको गुड हैबिट अपनाइए। 8 आवर्स स्लीपिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। तो 8 आवर्स स्लीपिंग से और टाइम टू टाइम खाना खाने से, बैड हैबिट को हम जैसे स्मोकिंग एंड अल्कोहल छोड़ के भी माइग्रेन के फ्रीक्वेंसीज को कम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जो स्ट्रेस से हेडेक बढ़ता है, ये एप्लीकेबल फॉर ऑल हेडेक, ऑल टाइप्स ऑफ, चाहे वो माइग्रेन हेडेक हो, सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो, टेंशन हेडेक हो, सारे हेडेक का स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, ट्रिगर है। तो हमें स्ट्रेस कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं डेली, वो सब करके हम अपना ज़िंदगी के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और हेडेक फ्रीक्वेंसीज को कम कर सकते हैं। फूड हैबिट भी मैटर करता है, हमें कम शुगर वाला खाना खाना चाहिए, प्रॉपर मेडिटेशन एंड एरोबिक एक्सरसाइज से भी हम, ये अलग चीज़ है जो मेडिसिन से भी इक्वली रोल प्ले करता है। तो मेरे द्वारा ये सब जानकारी अच्छा लगा तो माइग्रेन हेडेक के बारे में आगे भी मैं डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पेन के बारे में मैं नॉलेज देते रहूँगी। अगर मेरे द्वारा जानकारी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।